अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका। अ, हम अपने एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के जो लेक्चर्स हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने अभी तक पढ़ा था कि व्हाट इज एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, कि ये होती क्या है, इसका मतलब क्या है। उसके बाद सेकंड लेक्चर ये था कि मतलब इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे किस किस को हो सकते हैं। ठीक है, गली में जो सब्जी बेचने वाला है उसको तो नहीं ना फायदा होगा कोई। इसका फायदा किसको होगा, या वो प्रैक्टिशनर जो कि एविडेंस की बेस पे प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी वजह से उसका आने वाला पेशेंट, क्योंकि प्रैक्टिस की वजह से उसी के लिए ट्रीटमेंट, नए ट्रीटमेंट रेजीम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं। और या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई हॉस्पिटल या क्लिनिक या कोई ऐसी सेटिंग जहाँ पे एक पेशेंट आ रहा है इलाज करवाने के लिए और प्रैक्टिशनर वहां पे एविडेंस के बेस पे इलाज कर रहा है। तो ये फायदे हमने तीन डिस्कस किए थे। आज का लेक्चर हम कंटिन्यू करते हैं। दिस इज अबाउट क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड रिफाइनिंग क्लिनिकल क्वेश्चंस। ठीक है, बुक है हमारी रॉब हर्बर्ट, बहुत ही फारिग सी बुक है वो। मैंने पढ़ के भी अभी तक यही नतीजा निकाला है कि उस बुक को नहीं पढ़ाना चाहिए। बस क्या करें, पढ़ना पड़ता है। तो क्लिनिकल क्वेश्चन एक चीज होती है जो आप बार बार सुनेंगे वेन एवर यू आर स्टडिंग दिस एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस और दिस सब्जेक्ट, चाहे आप न्यूट्रिशन के स्टूडेंट हैं या आप फिजियोथेरेपी के स्टूडेंट्स हैं। और मुझे नहीं पता एमबीबीएस वालों को जरूरत पड़ती है या नहीं पड़ती, बट हमें तो बहुत पड़ती है। तो क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेशन एंड रिफाइनिंग द क्लिनिकल क्वेश्चन। क्लिनिकल क्वेश्चन क्या होता है? ऐसे क्वेश्चंस जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में अराइज होते हैं। फॉर एग्जांपल, किस तरह के क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं? पेशेंट गया है लो बैक पेन के साथ, क्या क्वेश्चन अराइज होगा? इसको अल्ट्रासाउंड लगाएं या इसको हम डायथर्मी लगाएं? ये क्वेश्चन है ना, कि क्या इस पेशेंट के लिए डायथर्मी ज्यादा बेनिफिशियल है या अल्ट्रासाउंड ज्यादा बेनिफिशियल है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन इमर्ज इन द माइंड ऑफ अ प्रैक्टिशनर और द पेशेंट एज वेल। एग्जाम्पल लेते हैं हम एक क्लिनिकल क्वेश्चन की। मैं आहिस्ता आहिस्ता साथ आपको डिटेल में आपको समझ आती जाएगी कि ये क्या चीज़ है, ये क्या नहीं है। जब हम रिसर्च में बात करते हैं ना, सबसे पहले वी आर आस्क्ड टू डेवलप अ क्लिनिकल क्वेश्चन। जो भी लोग रिसर्च करते हैं, फाइनली एक प्रोजेक्ट होता है आप लोगों का सबका, तो उसके अंदर जो टॉपिक होता है दैट इज बेसिकली योर रिसर्च क्वेश्चन। तो टॉपिक सिर्फ ये नहीं होता अल्ट्रासाउंड वर्सेस डायथर्मी, उसको हमेशा यू आर ऑलवेज आस्क्ड टू मेक इट इन अ फॉर्म ऑफ अ क्लिनिकल क्वेश्चन। तो क्लिनिकल क्वेश्चन क्या बनाया जाता है? इज डायथर्मी मोर इफेक्टिव देन अल्ट्रासाउंड इन ट्रीटिंग लो बैक पेन इन फीमेल्स और मेल्स और व्हाटएवर? क्या इस तरह का क्वेश्चन होते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। इन अ 47-year-old man with a unilateral low back pain, is exercise therapy alone more effective than joint mobilizations at reducing pain and restoring range of movement? मैं रीड किया अभी, सिर्फ मैं सिंपल अल्फाज में आपको बताती हूँ कि क्लिनिकल क्वेश्चन क्या है। एक 47-year-old मैन के अंदर जिसको यूनिलैटरल लो बैक पेन है, यूनिलैटरल का मतलब होता है सिर्फ एक साइड पे लो बैक पेन हो, बायलैटरल नहीं है, उसके लिए क्या सिर्फ एक्सरसाइज से फर्क पड़ेगा या जॉइंट मोबिलाइजेशंस भी चाहिए उसके साथ? किस लिए? टू रिड्यूस पेन और रिस्टोरिंग रेंज ऑफ मोशन। ठीक है, एक 47 ईयर्स का एक बंदा है, उसको बैक पेन है, तो क्वेश्चन क्या है कि क्या इसकी रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर करने के लिए या इसकी पेन को कम करने के लिए डू वी नीड ओनली एक्सरसाइज और डू वी नीड एक्सरसाइज अलोंग विद मोबिलाइजेशंस? ठीक है, दिस इज अ टाइप ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चन। व्हाट डू वी नीड टू नो एज क्लिनिकल प्रोफेशनल्स? एक क्लिनिकल केस है, एक और एग्जांपल है कि 43-year-old एक बंदा है, मिस्टर वाई उसका नाम है, आप खुर्शीद शमीम कुछ मर्जी लगा लें इसके साथ। ही प्रेजेंट्स विद लो बैक पेन ऑफ रिलेटिवली अक्यूट ऑनसेट। ठीक है, 2 हफ्ते हो गए उसको अक्यूट ऑनसेट की पेन है, विद द पेन रेडिएटिंग डाउन हिज लेफ्ट लेग, कि उसकी जो पेन है वो लेफ्ट लेग में जा रही है। उसको कोई अपेरेंट न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट्स नहीं है, फॉर एग्जांपल उसके सेंसरी एबनॉर्मेलिटीज या नमनेस या पैरास्थीसिया इस तरह की कोई चीज नहीं है। द प्रॉब्लम हैज अराइजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हैवी लिफ्टिंग एट वर्क। मसला कब हुआ था? जब वो काम पे कोई हैवी चीज उठा रहा था और वो आहिस्ता आहिस्ता जो पेन है वो काम खराब करती गई। तो उसका जो प्रैक्टिशनर था उसने उसको एनाल्जेसिक्स प्रिस्क्राइब किए, ये पेन किलर्स होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी दी हैं और बेड रेस्ट दिया है 5 दिनों का। लेकिन उससे उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ा। फिर वो आपके पास आया है, तो ट्रीटमेंट के लिए आया है, अपनी पेन ट्रीट करवाने के लिए और अपने फिजिकल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? पेन और फंक्शनल फिजिकल फंक्शनिंग जो है वो रिस्टोर करनी। ये एक क्लिनिकल केस है। तो अब इसका हम क्लिनिकल क्वेश्चन बनाना है अगर, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप इन एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इज टू फॉर्मुलेट अ स्पेसिफिक क्लिनिकल क्वेश्चन। किसी भी ट्रीटमेंट को करने से पहले आप एक सवाल बनाएंगे तो फिर आप फर्दर ट्रीटमेंट करेंगे।
तो वो सवाल क्या है, वो क्लिनिकल क्वेश्चन है। तो यू मे हैव थॉट ऑफ सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग। हमने मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं जो पिछले केस से बन सकते हैं। एक सवाल ये बन सकता है कि क्या हैवी लिफ्टिंग थे उसका ये मसला हुआ था। कुड वन क्वेश्चन कुड बी दिस। दूसरा सवाल ये हो सकता है कि ये जो मैं अपनी प्रैक्टिस में बार बार ये प्रॉब्लम लो बैक पेन देखता हूँ, क्या हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस पहले अराइज करते हैं, उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं। जैसे आजकल ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है, अक्टूबर का मंथ इसीलिए होता है सारा। तो ये क्लिनिकल क्वेश्चन कब अराइज किया होगा, ऐसे बैठे बैठे तो किसी को ख्याल नहीं ना आया था कि ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। आई एम श्योर ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, यू नो दैट। तो जितने जितने एशिया में, पूरी पूरी दुनिया में बढ़ रहे हैं, तो बल्कि एशिया में ज्यादा है। तो पाकिस्तान में जैसे जैसे उसके केसेस बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो थिंक टैंक तो नहीं कहना चाहिए, जो लोग हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो बार बार उनको ट्रीट करते हैं, वो उनके सवाल, उनके मतलब के जहन में ये सवाल आता है कि ये हर दूसरे दिन पेशेंट आ रहा है, क्या इसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। फिर वो उसके बाद इस तरह का एक क्वेश्चन पहले अराइज करता है। के बाद वो प्रिवेंशन के उसके ऊपर सारी वो उनकी काम होता है। फिर उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं। ठीक है। तो अवेयरनेस प्रोग्राम इज अ सोल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। हाउ कैन आई डिसाइड इफ ही हैज नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट। उसकी लो बैक पेन थी, तो मैं एज अ प्रैक्टिशनर कैसे डिसाइड करूं कि कहीं उसको नर्वस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। अगर उसको नर्वस इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे किस तरह के टेस्ट करने चाहिए। या कहीं इसको कैंसर तो नहीं है जिसकी वजह से इसको दर्द हो रहा हो। या अंडरलाइंग कंसर्न इसका है क्या, पेशेंट का मेन गोल क्या है, क्या वो। ये भी एक क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस में, ये आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है डिसाइड करना कि पेशेंट का गोल क्या है। क्या पेशेंट बैक टू फिजिकल एक्टिविटी जाना चाहता है या सिर्फ पेन फ्री होना चाहता है। अगर आपका एम है प्रैक्टिशनर का कि उसको फंक्शनल कैपेसिटी को इम्प्रूव किया जाए, तो क्या मैं उसको बेड रेस्ट एडवाइस करूं या मैं इसको एक्टिव रहने के लिए करूं। इसका अपना क्या पर्सपेक्टिव है इस पेशेंट का कि बेड रेस्ट मैं इसको एडवाइस करता हूँ, क्या वुड बी वी हील कम, क्या वो कंफर्टेबल होगा, क्या वो कंप्लायंस शो करेगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल रिजॉल्व बाय इटसेल्फ विद इन अ मंथ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक महीने के अंदर अंदर ये पेशेंट ठीक हो जाएगा। उसके बाद व्हाट कैन आई डू टू रिलीव दिस पेन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, कि मैं ऐसा क्या करूं कि इस टाइम के अंदर इसके दर्द खत्म हो जाए, या इसके अलावा कोई और चीज है जो इसकी वजह से इसकी स्पीड ऑफ रिकवरी की जा सके। ये सारे हैं क्लिनिकल क्वेश्चंस। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ अ क्लिनिकल क्वेश्चन। उसके बाद आप जो है रिसर्च शुरू करते हैं इन सवालों के जवाब के लिए। अब ये जो क्लिनिकल क्वेश्चंस है ना, ये जो हमने डिफरेंट इतने सारे टाइप्स पढ़े हैं, ये थे मतलब कि डिफरेंट टाइप्स थी, ये थी डिफरेंट 4 मेन या 5 मेन टाइप्स होती हैं, बेसिकली 4 मेन होती हैं। दूसरा ये पांचवा जो है एक एक्स्ट्रा ही है, समटाइम्स डायग्नोसिस में इंक्लूड कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो ये इनकी कैटेगरीज होती हैं। या तो क्लिनिकल क्वेश्चन हो सकता है इंटरवेंशन के बारे में। ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने लो बैक पेन का पढ़ा था, तो इंटरवेंशन के बारे में क्वेश्चन हो सकता है कि क्या उसको एक्सरसाइज, मतलब कि क्वेश्चन अगर आपका है ना, जैसे हमने क्वेश्चन पहले पढ़ा था कि इन्हीं में से देख लेते हैं। ठीक है। इसमें से क्वेश्चन क्वेश्चन अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, इफ माय एम इज टू इम्प्रूव हिज फंक्शनल कैपेसिटी, शुड आई एडवाइज हिम टू स्टे एक्टिव और टू रेस्ट इन बेड। ये क्या है, एक इंटरवेंशन के बारे में क्वेश्चन है कि क्या मैं उसको एक्टिव रहने का एडवाइस करूं या मैं उसको बेड रेस्ट। ठीक है। ये था अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, पेशेंट एक्सपीरियंस। दूसरी कैटेगरी क्वेश्चंस की होती है कि पेशेंट एक्सपीरियंस, इसमें से ढूंढते हैं व्हाट डज ही फील अबाउट स्टेइंग इन बेड। पेशेंट एक्सपीरियंस क्या है, उसके अपने क्या है, व्हाट इज हिज प्रिंसिपल अंडरलाइंग कंसर्न अबाउट द कंडीशन। ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं उसके परसेप्शन के बारे में, वो सोचता क्या है। आगे के बजाय पहले मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। अब ये क्वेश्चन है, इज हेवी लिफ्टिंग द मेन लाइकली कॉज ऑफ हिज प्रॉब्लम। ये है अबाउट डायग्नोसिस कि किस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी, या एटियोलॉजी या कॉजेज के अंदर ये क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन था, कुड दिस प्रॉब्लम विच आई फ्रिक्वेंटली सी इन माय प्रैक्टिस बी प्रिवेंटेड। ये उसकी प्रिवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, उसी तरह उसकी कॉज एटियोलॉजी प्रिवेंशन से रिलेटेड आ सकता है क्वेश्चन। हाउ कैन आई डिसाइड इफ ही हैज द नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट। ये क्वेश्चन है अबाउट फॉर्मिंग अ डायग्नोसिस। तो क्वेश्चन क्या है कि मैं कैसे डिसाइड करूं उसका नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन मैंने सोचा है कि मैं कैसे मैं करूं कि ये जो पेशेंट मेरा आया है, इसको नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है। ये मेरा क्वेश्चन जेन में आया, उसके बाद मैं इसके आंसर्स ढूंढूंगी, आंसर्स क्या होंगे, कौन सा टेस्ट मुझे करना चाहिए।
Which test would be useful to rule out more serious conditions such as malignancy? Malignancy कहते हैं कैंसर को. ये भी है question about the diagnosis. Principal concern, question about his perception. ये है था intervention से related. What does he feel about staying in bed? उसका perception. What is the probability that the problem will resolve by itself within a month? ये है उसके prognosis के बारे में. Disease का prognosis क्या होता है कि ये कैसे अनफोल्ड करेगी, अगर इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या साइड इफेक्ट्स आएंगे, कितना अरसा लगेगा ठीक होने में, ये प्रोग्नोसिस है. व्हाट कैन आई डू टू रिलीव हिज पेन ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड? ये है अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन, कि मैं ऐसे क्या इंटरवेंशन करूं कि उसका पेन ठीक हो जाए. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू टू स्पीड अप हिज रिकवरी? ये भी इंटरवेंशन से रिलेटेड. तो मेन बेसिकली चार कैटेगरीज होती हैं. या क्वेश्चन हो सकता है अबाउट द इंटरवेंशन जो आपने उसको देनी है, या क्वेश्चन हो सकता है पेशेंट का एक्सपीरियंस क्या है, या क्वेश्चन हो सकता है कि कोर्स ऑफ कंडीशन या प्रोग्नोसिस से रिलेटेड. एक और टाइप ऑफ क्वेश्चंस है कि अबाउट द डायग्नोस्टिक टेस्ट एक्यूरेसी भी, टाइप्स की, ये सारी चीजें इसमें फॉलो करती हैं. और एक और कैटेगरी है कॉज या इटियोलॉजी. ये यूजुअली इतनी में नहीं है क्योंकि फिजियोथेरेपी के अंदर इंटरवेंशनल स्टडीज ज्यादा होती हैं. वी आर ऑल अबाउट ट्रीटिंग अ पेशेंट. तो हम ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन से रिलेटेड देखते हैं या डायग्नोस्टिक टेस्ट के देखते हैं. ऑल्दो इन सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए. प्रोग्नोसिस का नॉलेज होगा तभी आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं. कॉज का नॉलेज होगा तभी आप बायोमैकेनिकल फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके उसको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. ठीक है. यही जो मैंने अभी आपको बताया है कि इंटरवेंशन के कौन कौन से क्वेश्चंस थे, कि कुड दिस प्रॉब्लम विच आर फ्रिक्वेंटली, क्या इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, अगर मेरा एम उसको ठीक करने का है तो बेड रेस्ट या एक्टिव. ये जो हमने कैटेगरीज पहले पढ़ चुके हैं उन्हीं को आगे उन्होंने दोबारा डिफाइन किया हुआ है कि कौन कौन से ये जो क्वेश्चंस थे ये किस कैटेगरी में फॉल करते हैं. पेशेंट का क्या इरादा है या क्या फील करता है स्टेइंग इन बेड, या उसका प्रिंसिपल कंसर्न क्या है, ये उसके एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्सपीरियंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं ना वो यूजुअली सर्वेज होते हैं. आपने देखा होगा सर्वेज में पूछते हैं, सिंपल सर्वे क्या होता है, फलानी हुकूमत आई है तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, लोग अपने ख्यालात उस बारे में सोचते हैं. इसी तरह हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंदर भी सर्वेज होते हैं कि लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, मेन कॉज क्या है. तो फिर उसके अकॉर्डिंग जब आपको एक पता लग जाता है ना कि एक पॉपुलेशन के अंदर लोगों का फोकस किस चीज के ऊपर है, उसके बाद आप उससे रिलेटेड जो है वो प्रोग्राम्स कर सकते हैं. सॉरी. Prognosis, what is the probability that the problem will resolve itself by itself within a month? डायग्नोसिस से रिलेटेड क्या हो सकता है, मैं कैसे डिसाइड करूँ नर्व रूट इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या मैं कैसे डिसाइड करूँ कि इसको कैंसर तो नहीं है, या कैसे रूल आउट करूँ. ये डायग्नोसिस. चार मेन कैटेगरीज हैं ज्यादातर: इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस एंड डायग्नोसिस. उसके अलावा हाँ मैंने etiology या कॉजेज वगैरह के इसके हुआ क्या था. ठीक है. अब एक बेसिक सा आपने सवाल बना लिया, अब उसको रिफाइन भी करना होता है ताकि प्रॉपर क्लिनिकल क्वेश्चन बने. पहले एक सवाल बनाए. ठीक है. सवाल ज्यादा से मैंने शुरू में अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी की बात की थी, वैसे घिसी-पिटी हो गई है, मैं हर लेक्चर में इसी की बात करती हूँ बट इजी हो जाएगा आपके लिए. चलो लो बैक पेन की बात कर लेते हैं जो भी हमने बात की है. ठीक है. लो बैक पेन से रिलेटेड क्लिनिकल क्वेश्चन है कि पेशेंट आया था लो बैक पेन का, मैंने क्वेश्चन बनाया है कि क्या मैं इसको सिर्फ एक्सरसाइज करवा दूं, या एक्सरसाइज के साथ मतलब फ्लेक्शन बेस्ड एक्सरसाइजेस करवा दूं, या इसके साथ साथ मुझे मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए. ये मेरा क्वेश्चन है. अब इसके बाद आपने इसको सिंपल क्वेश्चंस में डिवाइड करना है. पहले इसकी कैटेगरी डिसाइड करें. ये जो मैंने डिसाइड किया ये किससे रिलेटेड है आपके ख्याल में. क्वेश्चन था कि क्या मैं उसको सिर्फ एक्सरसाइज करवाऊं या फिर मुझे उसको मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए. अब आपके ख्याल में ये किस कैटेगरी का क्वेश्चन है. इंटरवेंशन. ठीक है. तो उसके बाद आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है इस क्वेश्चन का कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन क्या है. मैंने डिसाइड किया, क्वेश्चन था एक्सरसाइज वर्सेस एक्सरसाइज एंड मोबिलाइजेशन. ठीक है. ये क्वेश्चन था ना. तो ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए उसमें कि मैं ये क्यों कर रही हूँ. टू डू समथिंग, या तो मैं ये कर रही हूँ ताकि उसकी पेन खत्म हो जाए, या मैं ये कर रही हूँ उसकी रेंज ऑफ मोशन वापस आ जाए, या मैं ये कर रही हूँ उसकी लेग की फ्लेक्शन इंप्रूव हो जाए, या मैं ये कर रही हूँ कि उसकी वेट बेरिंग इंप्रूव हो जाए. ये है ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. अब हम अपने क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव डाल देते हैं. ठीक है. क्वेश्चन हमारा ये था कि क्या मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए या मुझे एक्सरसाइज के साथ मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए. अब अगर मैं इसमें ऑब्जेक्टिव डालूं तो मैं कहूंगी कि क्या मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए या मुझे एक्सरसाइज के साथ मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए ताकि पेशेंट की पेन खत्म हो सके और उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव हो सके. ठीक है. अब मैंने ऑब्जेक्टिव डाल दिया क्वेश्चन के अंदर.
ये मैंने उसको रिफाइन किया। ऑब्जेक्टिव के बगैर क्लिनिकल क्वेश्चन नहीं बनता। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर तो उसका रोल है ही है। जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो आपको कहा जाता है टॉपिक लेकर आए, टॉपिक लेके आए। टीचर्स हमारे, माशाल्लाह मुझे भी बड़े प्यारे प्यारे टीचर्स मिले हुए हैं। अगर आप ऑनलाइन आके एक लेक्चर पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर आपका टीचर भी कोई अल्लाह की तरफ से कुछ पीसी होगा। तो आपको कहा जाता है कि जी लेकर आए रिसर्च का टॉपिक लेकर आए। तो टॉपिक जब आप रिसर्च का लाते हैं तो ये दोनों चीजें होनी लाजमी है। ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें लाजमी है, वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको बताती रहूंगी। पहली चीज, आप अगर आपने इंटरवेंशन से रिलेटेड को क्लिनिकल ट्रायल आपने सोचा है, तो पहली चीज आपका उसके अंदर इंटरवेंशन और कंपैरेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए। ठीक है। इंटरवेंशन क्या थी? एक्सरसाइज। और कंपैरेटिव इंटरवेंशन क्या थी? एक्सरसाइज विद मोबिलाइजेशन। या अल्ट्रासाउंड और डायथर्मी की बात करें तो अल्ट्रासाउंड वर्सेस कंपैरेटिव इंटरवेंशन क्या थी? डायथर्मी। और ऑब्जेक्टिव लाजमी उसमें होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इसकी पेन रिड्यूस करनी है और इसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव करनी है। लोगों के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। अब चूंकि फिजियोथेरेपी के अंदर जो हमारा मेन है, दिस इज फिजियोथेरेपी। थेरेपी इज ट्रीटमेंट। तो जो थेरेपी है दैट इज अबाउट, बेसिकली उसके अंदर ज्यादातर जो हमारे क्लिनिकल क्वेश्चंस होते हैं वो फॉल करेंगे इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन की कैटेगरी। ठीक है। मेन चार कैटेगरीज थी ना, दोबारा रिवाइज करते हैं। या तो इंटरवेंशन से रिलेटेड होंगी, या प्रोग्नोसिस से रिलेटेड होंगी, या पेशेंट एक्सपीरियंस से रिलेटेड होंगी, या डायग्नोसिस। इंटरवेंशन, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस एंड डायग्नोसिस, उसके अंदर जो इंटरवेंशन है वो मेन पार्ट होता है फिजियोथेरेपी का। अब इंटरवेंशन के फर्दर आगे कैटेगरीज हैं। जब आप इंटरवेंशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ना, जैसे हमने लो बैक पेन का बनाया था, उसके अंदर कुछ चार चीजें हैं जो लाजमी होनी चाहिए। वो चार चीजें क्या है? पेशेंट और पेशेंट प्रॉब्लम। ठीक है। अब इंटरवेंशन होनी चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके अलावा कंपैरेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए और आउटकम होना चाहिए। ठीक है। इसको कहते हैं पीको मॉडल। मैं अभी बताती हूँ ये क्या है। PICO, पिको मॉडल। P stands for patient or the problem, I stands for intervention, C stands for comparative intervention, and O stands for outcome. ठीक है। अब हम लेट्स गो बैक टू आवर क्लिनिकल क्वेश्चन। मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करें मेरे साथ। हमारा क्लिनिकल क्वेश्चन क्या था कि क्या मुझे सिर्फ एक्सरसाइज करनी चाहिए, या एक्सरसाइज के साथ मुझे मोबिलाइजेशन भी करनी चाहिए? क्यों? ताकि मैं इसकी पेन इंप्रूव कर सकूं और उसकी रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव कर सकूं। जो पेन और रेंज ऑफ मोशन थी वो क्या थी? ऑब्जेक्टिव था ना, वो होगा हमारा हमारा आउटकम। आउटकम क्या है ना, हम ये क्यों कर रहे हैं? ताकि हम किसी चीज के अंदर फायदा ले सकें। तो हमें कैसे पता लगेगा कि इसके ऊपर एक्सरसाइज से फर्क पड़ा है, या इसके ऊपर मतलब कि दो मेरे पेशेंट्स थे, दोनों लो बैक पेन के थे। एक को मैंने सिर्फ एक्सरसाइज दी, दूसरे को मैंने एक्सरसाइज के साथ मोबिलाइजेशन करवाई। ठीक है, करा दी, कर भेज दिया। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि एक्सरसाइज वाले को ज्यादा फर्क पड़ा, या जिसको मैंने मोबिलाइजेशन भी दी थी साथ उसको ज्यादा फर्क पड़ा? तो मैं क्या करूंगी? उनकी पेन मेजर करूंगी और उनकी रेंज ऑफ मोशन मेजर करूंगी। ठीक है, वो होगा मेरा आउटकम, जो मेरा ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। तो इंटरवेंशन थी हमारे पास, जो कि क्या था? एक्सरसाइज। कंपैरेटिव इंटरवेंशन भी थी कि उसको आप किसके साथ कंपेयर करेंगे? वो दूसरा जो पेशेंट था जिसको मैंने एक्सरसाइज के साथ मोबिलाइजेशन भी दी थी। आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपने रिसर्च करनी है और आप क्लिनिकल क्वेश्चन बना रहे हैं, ये भी कह सकते हैं कि एक को मैंने सिर्फ एक्सरसाइज दी, दूसरे को मैंने सिर्फ मोबिलाइजेशन दी। ठीक है। उनमें से एक डिसाइड करेंगे, मेन आपकी एक्सरसाइज है अगर, दैट इज योर इंटरवेंशन। और उसके अलावा जो आपकी कंपैरेटिव इंटरवेंशन है, जिसके साथ आप रिजल्ट्स को या आउटकम को मेजर करेंगे, वो कौन सी होगी? कंपैरेटिव इंटरवेंशन। और वो कौन सी थी आपकी? मोबिलाइजेशन। या जैसे हम नॉर्मली बना रहे थे, एक्सरसाइज विद मोबिलाइजेशन। ठीक है। ये चीजें हो गई। इंटरवेंशन, कंपैरेटिव इंटरवेंशन और आउटकम, ये तो हमने पहले डिसाइड कर लिए थे कि पेन, रेंज ऑफ मोशन, वेट बेयरिंग स्टेटस, उसका फंक्शनल वॉक, या वट एवर, जो मर्जी आप डिसाइड कर लें। आता है पेशेंट या प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम होनी लाजमी जरूरी है। किस डिजीज के अंदर आप ये सब कर रहे हैं? हमारी प्रॉब्लम थी लो बैक पेन, या यूनिलेटरल लो बैक पेन। या और पेशेंट होना चाहिए। पेशेंट क्या है? हमने बात की थी इन अ 47-year-old मैन। हमारा पेशेंट होना चाहिए, उसके डेमोग्राफिक्स होनी चाहिए कि इन फीमेल्स कर लें, इन मेल्स कर लें, या उसके अंदर एक सर्टन एज ग्रुप के पेशेंट कर लें, या आप कहें कि सिर्फ सेरेब्रल पल्सी के अंदर हम एक डिजीज चेक या इंटरवेंशन का ट्रीटमेंट इफेक्ट चेक करें, तो वो पेशेंट या प्रॉब्लम होगा। तो ये पिको मॉडल जो है ये होना लाजमी है आपकी रिसर्च के अंदर।
यूजफुल निमोनिक इज पिको ग्लासियो एट ऑल 2003 में उसने, जो भी था बंदा ग्लासियो, हमें मुश्किल वक्त डाल गया खुद तो। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि पेशेंट्स लो बैक पेन के जो है उसमें जो अबाउट इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन है वो आप डिसाइड करते हैं, मतलब कि रिसर्च का आपका क्वेश्चन है, इफ दैट क्वेश्चन आप डिसाइड करते हैं कि आपका रिसर्च का क्वेश्चन चार कैटेगरीज में से किस में फॉल कर रहा है, ठीक है। ठीक है जी, क्वेश्चन आपका किस कैटेगरी में फॉल करता है, या इंटरवेंशन का, या प्रोग्नोसिस का, या एक्सपीरियंस का, या फिर डायग्नोसिस का। ठीक है, अब हमने डिसाइड कर लिया फिजियोथेरेपी में ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो फॉल करते हैं इंटरवेंशन के। इंटरवेंशन के अंदर आगे जब आप क्लिनिकल क्वेश्चन बनाते हैं तो पीको मॉडल लाजमी यूज करना पड़ता है। पीको क्या है? पेशेंट या प्रॉब्लम होनी चाहिए, इंटरवेंशन लाजमी होनी चाहिए, और उसके साथ कंपैरेटिव इंटरवेंशन होनी चाहिए, और तीसरी चीज है आउटकम लाजमी होना चाहिए। ठीक है। Question: In a patient with a low back pain, does bed rest or advice to stay active produce greater productions reductions in the pain and disability? तो पेन और डिसेबिलिटी में, मिनट, तो जब आप ये डिसाइड करते हैं कि पेन और डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, अब इस क्वेश्चन में से लेट्स ब्रेक डाउन, हम पहले खुद ब्रेक डाउन करते हैं फिर हम किसी मतलब आगे डिस्कस करते हैं। Patients with acute low back pain. What is this acute low back pain? Patients with acute low back pain क्या है? ये है हमारे, अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मुझे अब याद आया। चलो अभी क्या बताऊं, क्वेश्चन ये आया था कि अगर आपने ये डिसाइड करना हो कि प्रॉब्लम क्या है, तो क्या सिर्फ लो बैक पेन करेंगे या पेशेंट विद एक्यूट लो बैक पेन करेंगे, तो बेसिकली ये है पी हमारे इसका, पेशेंट या प्रॉब्लम। बेड रेस्ट और एडवाइस टू स्टे एक्टिव। बेड रेस्ट एक इंटरवेंशन, एडवाइस टू स्टे एक्टिव कंपैरेटिव इंटरवेंशन। क्या प्रोड्यूस करेंगे? आउटकम क्या है? रिडक्शंस इन द पेन एंड डिसेबिलिटी। ठीक है। पेशेंट है अडल्ट, पीको हो गया, इंटरवेंशन बेड रेस्ट, कंपैरेटिव इंटरवेंशन, एडवाइस टू स्टे एक्टिव, आउटकम पेन एंड डिसेबिलिटी। ठीक है, ये हो गया अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन जो कि मेन फोकस था हमारा। उसके बाद हम बाकियों को भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चंस अबाउट रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, याद रखिएगा, बस एक चीज याद रखें, ये होते हैं सर्वेस, जो नॉर्मली हम सुनते हैं ना सर्वेस, ये वो होते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ एडल्ट्स विद एक्यूट लो बैक पेन? इसमें एडल्ट्स विद एक्यूट लो बैक पेन आपका पेशेंट है, प्रिंसिपल कंसर्न क्या है? ये उसका फिनोमेना है जो आपने एक्सप्लेन करना है। प्रोग्नोसिस से रिलेटेड, व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट द प्रोग्नोसिस, आप सर्वेस भी कर सकते हैं। जब आप क्लिनिकल क्वेश्चन, जब आप रिसर्च करते हैं ना फाइनल ईयर में, तो आपको डिसाइड, या तो आप ज्यादातर कहा जाता है कि आप क्लिनिकल ट्रायल्स करें, आपने वर्ड सुना होगा आरसीटी। आरसीटी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ज्यादातर अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ इंटरवेंशन ही होते हैं, बट आप सर्वेस भी कर सकते हैं। When asking questions about prognosis, you should specify the patient or the problem and the outcome you are interested. दो चीजें इसमें होनी चाहिए, patient problem या outcome. Questions may be about the expected outcome, amount of the outcome, or about the probability of the outcome. Question ये हो सकता है कि कितना फर्क पड़ेगा, या क्वेश्चन ये हो सकता है कि कब फर्क पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा इसको। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट की एक नई ड्रग स्टार्ट की है, तो क्वेश्चन ये होगा कि कितनी देर में इसको आराम आ जाएगा, या कितना अरसा लगेगा इसकी डिजीज इन्फेक्शन को ठीक होने में। तो दिस वुड बी अबाउट द प्रोग्नोसिस। ऑफन इट इज वर्थवाइल स्पेसिफाइंग द टाइम फ्रेम ऑफ द आउटकम एज वेल। ठीक है, क्या 3 महीनों में इसको फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस तरह होता है। इन फॉर एग्जाम्पल, इन पेशेंट्स विद acute low back pain, what is the probability of being pain free within 6 months? हमने ये पढ़ा है कि अगर हम प्रोग्नोसिस का क्वेश्चन बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, पेशेंट प्रॉब्लम होना चाहिए। पेशेंट प्रॉब्लम क्या है? पेशेंट्स विद acute low back pain. What is the probability of being pain free? और यह आउटकम होना चाहिए पेन फ्री, और उन्होंने कहा है कि अगर आप टाइम फ्रेम ऐड करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। टाइम फ्रेम क्या है? 6 weeks. In general, we can ask questions about the prognosis of people who do not, who receive, sorry,
तो प्रोग्नोसिस से रिलेटेड जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं तो इट शुड बी अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ पीपल हु डू नॉट रिसीव द ट्रीटमेंट, नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द कंडीशन, ठीक है, और अबाउट द प्रोग्नोसिस ऑफ पीपल रिसीविंग इंटरवेंशन, ठीक है, दो चीज़ों से रिलेटेड हो सकता है। एडल्ट्स विद लो बैक पेन, आउटकम और टाइम फ्रेम क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग पेन फ्री विद इन 6 months। लास्ट कैटेगरी हमारी डायग्नोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये फिजियोथेरेपी में इंटरवेंशन के बाद जो ज़्यादा क्वेश्चंस हैं वो डायग्नोसिस से रिलेटेड आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दोनों कैटेगरीज को कंबाइन कर, ठीक है। और ये भी बड़े मजे की कैटेगरी है, वैसे कभी सोचा नहीं किसी ने, सारी दुनिया इंटरवेंशन के पीछे पड़ी होती है, वो रेल पेल लगी हुई है सवाल। डायग्नोसिस से रिलेटेड बनाया ना तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मे बी माई नेक्स्ट प्रोजेक्ट। Diagnosis से related क्या है? Even the best diagnostic test occasionally misclassify the patients. ठीक है, misclassification and misdiagnosis are an unavoidable part of professional practice. ये चीजें होती हैं। Question diagnosis से related क्या होगा? In adults with acute low back pain, how accurate is the LASIK test as a test for nerve root involvement? ये जो SLR होता है ये वो टेस्ट है, और मे बी नॉट। इस क्वेश्चन में अगर आप ये कहें पेशेंट प्रॉब्लम क्या है, अक्यूट लो बैक पेन, टेस्ट कौन सा है, ये वाला टेस्ट, और कंडीशन किस चीज के लिए है, नर्व रूट कॉम्प्रोमाइज के लिए, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको ये भी कर सकते हैं, कंपैरेटिव कर दें, इस तरह का क्वेश्चन बना लें। इन एडल्ट्स विद acute low back pain, how accurate is SLR versus the compression test for diagnosis of, ठीक है, कंपैरेटिव डायग्नोसिस भी आ जाएगा आपका। ये हमारा लेक्चर था आज का, छोटा सा था, मेन सा, बड़ा मजे का टॉपिक था। अगर समझ आया हो तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ आपके साथ। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में सबसे पहला स्टेप होता है क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेशन का। ये हम बार बार आगे रिपीट करते जाएंगे, ठीक है। क्लिनिकल क्वेश्चन फॉर्मुलेशन किस तरह की जा सकती है? चार मेन टाइप्स होती हैं। या आप इंटरवेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन बना लें, प्रोग्नोसिस, एक्सपीरियंस, डायग्नोसिस, या फिर इटियोलॉजी। इटियोलॉजी को आप रहने दें थोड़ा सा। चार मेन कैटेगरीज हैं, इंटरवेंशन, एक्सपीरियंस, प्रोग्नोसिस एंड डायग्नोसिस। थेरेपी के अंदर और किसी भी इंटरवेंशनल मेडिसिन के अंदर जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर इंटरवेंशन से रिलेटेड होते हैं। इंटरवेंशन से रिलेटेड अगर आपने क्लिनिकल क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसके अंदर पिको मॉडल को लाजमी फॉलो किया जाता है। पिको मॉडल स्टैंड्स फॉर पी, पेशेंट एंड द प्रॉब्लम, आई, इंटरवेंशन, सी, कंपैरेटिव इंटरवेंशन, ओ, आउटकम, ठीक है। बस ये एक छोटा सा टॉपिक था। जब एक दफा आप पढ़ते हैं फर्स्ट टाइम थोड़ी सी चीजें मुश्किल लगती हैं ग्रास्प करने में, बट ये चीजें ना बार बार, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इसलिए थोड़ा सा इजीएस्ट सब्जेक्ट है मुझे लगता है। जब मैं पढ़ती थी मुझे लगता था पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, क्या चीज है, बट अब मुझे फील होता है कि ये दिस इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट। वाई? क्योंकि इसके कुछ मेन चीजें हैं जो के बारे में आपको पता होना चाहिए, और वो बार बार रिपीट होती हैं, एंड एवरीथिंग इज लिंक टू द अदर, तो इतना मुश्किल नहीं है उसको पढ़ना, ठीक है। अब आपको ये लेक्चर चाहिए हो तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। बाकी अल्लाह हाफिज।